हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। आ जाइए, आज हमें आगे बढ़ाना है हमारे फिजियोलॉजी को। एनिमल फिजियोलॉजी का आज हमारा चैप्टर होगा, यानी जंतु की यानी हमारे सिस्टम और उनके फंक्शंस के विषय में हम लोग बच्चे पढ़ रहे थे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा सर, आप सरल शब्दों में बोलना चाहो तो उसको स्केलेटल सिस्टम बोल सकते हो। स्केलेटल सिस्टम बोल सकते हो, कंकाल तंत्र बच्चे जिसको बोल सकते हो। हालांकि इसमें आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, अकेला कंकाल तंत्र ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, लेकिन वो सारी चीजें पढ़ने से पहले आपको एक बार ये स्केलेटल सिस्टम मुझे समझाना पड़ेगा, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा बच्चे। ये क्लियर करोगे तो फिर आप उसको भी जान लोगे, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र। चलिए देखिए बच्चे, हमारी बॉडी के अंदर एक मूवमेंट होता है, गति होती है, एक लोकोमोशन होता है। सामान्यतः हम लोग लोकोमोशन मूवमेंट एक ही समझते हैं इन सारी चीज़ों को। मैं इन चीज़ों के बीच में अंतर भी बताऊंगा आपको, और हमारे अलावा भी जो जीव हैं उनकी भी गतियों के विषय में समझाऊंगा पहले। लेकिन मुझे एक बार बेसिक्स आपके क्लियर कर देने हैं, क्योंकि क्वेश्चन दोनों ही जगह से आएगा। बेसिक मतलब आसान नहीं है, बेसिक मतलब ये है कि जो अगले कंसेप्टों को समझने के लिए आपको पहले जो प्री कंसेप्ट करने होते हैं वो, और उनको हम लोग डायरेक्टली स्केलेटल सिस्टम के नाम से ही करेंगे बच्चे। देखो भाई, कंकाल तंत्र जो आपकी बॉडी के अंदर अस्थियों से बना हुआ एक आवरण है। बहुत सारी बोन्स हैं आपके शरीर में, और उन सारी बोन्स के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा सिस्टम तैयार हो चुका है हमारी बॉडी के अंदर जो हमें कई अलग अलग फंक्शन में सहायता करता है। मुख्य तौर पे ये जो आपकी बोन्स से मिलकर के बना हुआ सिस्टम है, ढांचा है, ये आपके शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करता है, आपकी बॉडी को शेप प्रदान करता है, और आप सभी को मोशन गति करने में सुरक्षा करता है, और आपके जो इंटरनल ऑर्गेन्स हैं उनको प्रोटेक्शन भी देता है बच्चे। तो ये तो मेन काम हो गए कि हमारा कंकाल तंत्र हमें सुरक्षा देता है, हम गति कर पाते हैं, वो भी कंकाल तंत्र है। अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होती तो आज हम जैसे दौड़ पाते हैं, जंप कर पाते हैं, थोड़ी कर पाते बच्चे। मोनिका, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। शेप यानी हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, और स्ट्रक्चर यानी कि सर संरचना भी हमें देता है। हमारा स्केलेटल सिस्टम ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है बच्चे। बना किससे हुआ है? दो प्रकार की चीजों से ये बना होता है। इसके मुख्य तौर पे बच्चे दो कंपोनेंट होते हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। टू कंपोनेंट्स, दो घटक होते हैं सर, दो घटक होते हैं। दो घटक होते हैं, एक होते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज या मेरे भाई जिसको हम लोग बोलें तो उपास्थि, और एक होती हैं सर बोन्स। बोन्स यानी अस्थियां जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। एक कार्टिलेज होती है और एक होती हैं सर बोन्स। एक कार्टिलेज होती है बच्चे और एक बोन्स होती हैं सर। कार्टिलेज और बोन्स दो चीजों से मिलकर के हमारा ये कंकाल तंत्र बना हुआ है। देखिए बच्चे, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों के बारे में क्या खास बातें एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। कार्टिलेज पढ़ेंगे, होती क्या है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन से प्रोटीन से बनती है, इनकी स्टडी क्या कहलाती है, और फिर हमारी बॉडी में पाई कहाँ कहाँ जाती हैं। फिर पढ़ेंगे बोन्स को, बोन्स कैसे बनी है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, सारी की सारी बोन्स को काउंट भी करेंगे हम अपनी बॉडी के अंदर। हाथ पैर सिर से लेकर के जितने भी बोन्स हैं सबको काउंट करेंगे। जब ये काउंटिंग हो जाएगी, एक बार अपनी बॉडी के बारे में आप जान जाओगे, फिर हम मेन चीज के ऊपर आएंगे जो आपके इस लेवल पे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, या आपके लिए भी जो नया डाटा होगा। अभी तक आप लोग जो दूसरे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें आपने सिर्फ कंकाल तंत्र पढ़ा है। कंकाल तंत्र पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्या, मैं कंकाल तंत्र नहीं भी पढ़ाता आपको, नॉर्मली छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, बट
भाई हमें क्यों छोड़ना, जब हमें प्रिपरेशन पूरी करनी है तो हम 2-4 दिन के लिए क्यों छोड़े चीज़ों को, हम पूरी करते चलते हैं बच्चे। तो पहले इसको पढ़ाता हूँ पूरा, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर हम लोग इसके ऊपर आधारित नए नए प्रकार के मूवमेंट, जो छोटे मोटे इतने सूक्ष्म जीवों के विषय में के अंदर जो गति होती है ना, हमारी बॉडी में भी होती है। अभी आपने ये तो पता है कि हम कैसे चलते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि हमारी ब्लड के अंदर कोई सेल है वो कैसे चलती होगी, उसके कंकाल के बारे में क्या बात करेंगे आप लोग, कैसे मूवमेंट करती है हमारी बॉडी में, कोई कोशिका के हाथ पैर कैसे निकलते हैं, सारी बातें हम लोग इसमें समझेंगे। लेकिन पहले ये ऊपर से आपको जो दिख रहा है वो क्या है उसको जान लेते हैं। पहली बात है बच्चे, मैंने कहा 2 चीजों से बनता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कार्टिलेज। कार्टिलेज या सर उपास्थियां, उपास्थियां बच्चे ये क्या होती हैं, कार्टिलेज या उपास्थियां। देखो बच्चे, कार्टिलेज की अगर हम बात करें, उपअस्थि, वीक बोन्स, ये भी एक प्रकार की बोन्स है, लेकिन मेरे भाई ये कमजोर बोन्स हैं सर, कमजोर अस्थियां होती हैं। अब इनकी हमारे शरीर को क्या आवश्यकता पड़ी, देखो भाई आपकी जो बॉडी है ना, उसमें 2 प्रकार के ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, 2 प्रकार के बच्चे अंग पाए जाते हैं। कुछ अंग ऐसे होते हैं जो आपके बिल्कुल स्टेबल होते हैं, बिल्कुल स्थायी होते हैं, मतलब दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, उनमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर वो कमजोर पड़ेंगे तो बॉडी टूट सकती है। लेकिन उन दृढ़ अंगों के साथ साथ हमारे शरीर के बहुत सारे सॉफ्ट पार्ट भी हैं कि जो रिजिड नहीं हो सकते, दृढ़ नहीं हो सकते, उनको फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अच्छे से गति नहीं कर पाओगे। अब एक बार बताओ, आपके कान हैं, आपके कान अभी देखो हाथ लगाया मुड़ गए फिर सीधे हो गए। नाक है, नाक को थोड़ी इधर उधर मूवमेंट कर लो, ये गले के अंदर देख लो, ये पूरा मूवमेंट कर पा रहा हूं मैं। अगर सोचो इनकी जगह पे हमारी मजबूत अस्थियां होती तो क्या होता, ना तो कान मुड़ते, ना नाक मुंह करती, ना यहाँ से आपको उधर देखना होता तो ऐसे करना पड़ता। अच्छा ठीक है भाई, अरे तो क्या कर रहा था भाई, ये करना पड़ता। अब कहते हैं अच्छा, अरे तुम भी क्यों, अब देखो 2 मिनट मूवमेंट कर लेते हैं चारों तरफ, है ना। तो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ दृढ़ बोन नहीं है, यहाँ वीक बोन है, और उन्हीं वीक बोन को बोलते हैं कार्टिलेज। तो मतलब ये हुआ सर, ये वीक बोन जो है ना, कार्टिलेज जिनको कहते हैं, ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी या सर प्रत्यास्थता देती हैं, प्रत्यास्थता प्रोवाइड करती हैं। यानी हमारे शरीर के फ्लेक्सिबल ऑर्गन्स पे जो प्रत्यास्थ ऑर्गन है मेरे भाई, वहां पे ये आपको पाई जाती है मेरे भाई, समझ गए ना। ओके सर, अब आप सोते हो, सोते समय पता भी नहीं लगता आपका कान किस शेप में मुड़ा हुआ है, और ना तो पेन होता है ना कोई दिक्कत होती है। लेकिन सोचो कान अगर पूरी बोन से बना होता, आप सोते, ये कान ढक्कन की तरह से नीचे टिकता, और नींद कैसे आती बताओ। लेकिन कान फ्लेक्सिबल है, आराम से पिलो है, तकिया है, तकिए के अंदर घुस जाता है, मुड़ जाता है, कुछ नहीं पता लगता। हाथ रख के सो जाओ, मुड़ जाएगा, कुछ नहीं पता लगता। तो भाई हमारी कंफर्टेबिलिटी है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बोन्स नहीं है ज्यादा, यहाँ पे कार्टिलेज ज्यादा है। ये जो कार्टिलेज है ये किस प्रोटीन से बनी होती है, तो मेरे भाई इनके अंदर एक प्रोटीन होता है कॉन्ड्रोम्यूको। जहां भी कॉन्ड्रो शब्द आ जाए ना, सोच लेना कार्टिलेज की बात हो रही है, साइंटिफिक टर्म होती है इसके लिए। कॉन्ड्रोम्यूको, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, जहां कॉन्ड्रो शब्द आ गया मतलब कार्टिलेज की बात हो रही है। अच्छा, इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्टडी को बोलते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी, अगर हम कार्टिलेज का अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक स्टडी करते हैं, कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि कार्टिलेज की जो सेल होती है उसका नाम बताओ, तो इसकी सेल होती कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट्स। इसकी सेल को मेरे भाई हमारे द्वारा बोला जाता है सर कॉन्ड्रोसाइट। इसकी सेल, इसकी कोशिका जो होती है कॉन्ड्रोसाइट कहलाती है। ओके सर, अभी देख लेते हैं सर इसकी शेप स्ट्रक्चर, संरचना कैसी होती है, आइए जान लेते हैं बच्चे। देखो भाई, कार्टिलेज हमारी सामान्यतः
कुछ इस प्रकार की होती हैं। और इन सेल को क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, इनको कहते हैं मेरे भाई हम लोग कॉन्ड्रोसाइट्स के नाम से हम लोग इनको जानते हैं, पुकारते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स के नाम से इनको हम लोग जानते हैं, पुकारते हैं सर। सॉरी, कॉन्ड्रोब्लास्ट, इनको कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलेंगे बच्चे, कॉन्ड्रोसाइट नहीं है, कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट ये सेल होती हैं, और ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जो सेल होती है ना मेरे भाई, ये आपकी बहुत ज्यादा विकसित नहीं होती, अनडेवलप्ड सेल होती हैं, अविकसित कोशिकाएं होती हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछे अविकसित कोशिका का नाम बताओ, फिर कॉन्ड्रोसाइट मत बोलना, फिर बोलना कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं, विकसित नहीं होती हैं बच्चे आपकी। ठीक है, ओके सर। अच्छा, नीचे क्या होता है? नीचे यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स भरे हुए हैं, फाइबर्स भरे हुए हैं। इस प्रकार से, और ये मटेरियल भरा हुआ बहुत सारा, ये जितना भी स्थान है जो भरा हुआ है नीचे, इसका एक नाम होता है मैट्रिक्स। इसको मेरे भाई मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग। मैट्रिक्स के अंदर जो गोल चक्कर से आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है लेकुना। गोल चक्र को कहा जाता है लेकुना। इसके अंदर जो डॉट डॉट दिख रहे हैं आपका, ये होती है सेल, इनको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। जो मैंने ऊपर लिखा था ना कॉन्ड्रोसाइट्स, ये लेकुना के अंदर पाई जाती हैं। और एक लेकुना के अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट कम से कम 2, मैक्सिमम 8 होती हैं। ठीक है, लेकुना यानी गोल चक्कर, इसके अंदर जो डॉट डॉट दिख रहे हैं सेल है कॉन्ड्रोसाइट, और एक लेकुना में कम से कम 2, ज्यादा 8 सेल पाई जाती हैं। पूरा मैट्रिक्स है, और ये फाइबर्स है मेरे भाई, ये रेसे हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो बाहर वाली परत होती है, इसको हम बोलते हैं पेरिकोन्ड्रियम। पेरिकोन्ड्रियम कहा जाता है बाहर वाली लेयर को। ठीक है, तो ये मेरे भाई होती है आपकी पेरिकोन्ड्रियम सर। समझ में आ गई होगी बात आप सभी को? ठीक है सर। अब जो ये हमारे पास कार्टिलेज है ना, अभी हमें देखना मेरे भाई इन कार्टिलेज की जो अलग अलग टाइप्स होती हैं, उनको, इनकी प्रकार देखते हैं मेरे भाई। ये जो कार्टिलेज हैं सर, इनके अलग अलग टाइप, यानी कि सर इनकी प्रकार को हमारे द्वारा देख लिया जाए। इनके टाइप्स यानी सर प्रकार। देखो मेरे भाई, सबसे पहली टाइप है, उसको कहा जाता है हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन उपास्थि। ठीक है, हाइलीन कार्टिलेज या हाइलीन उपास्थि मेरे भाई। पहली बात सर, सबसे देखो, उपास्थियां कई प्रकार की हैं हमारी बॉडी में, सारी सेम नहीं है, डिफरेंस बताऊंगा इनमें भी। पहली बात है इनके विषय में, ये सबसे वीकेस्ट कार्टिलेज होती हैं बच्चे।
ये सबसे सर वीकेस्ट कार्टिलेज होती हैं, सबसे सबसे कमजोर सबसे कमजोर उपास्थियां यही होती हैं और मैक्सिमम नंबर में पाई जाती हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्टिलेज, सबसे ज्यादा संख्या में यही पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा संख्या में मेरे भाई हमारी बॉडी में आपको यही देखने मिलेंगे सर। इनके अंदर फाइबर नहीं होते हैं, कमजोर क्यों? देखो, जो स्ट्रेंथ है ना, जो मजबूती वो फाइबर से होती है, तो इनके अंदर दे हैव नो फाइबर और वेरी लेस, वेरी लेस फाइबर। इनमें बहुत कम रेसे होते हैं या नहीं होते हैं मेरे भाई। समझ गए बात को? बहुत कम फाइबर होते हैं इनमें या फिर होते ही नहीं है सर, ये खास बात है इनकी, इसलिए कमजोर हैं ये आपके। ठीक है, ओके सर, ये पहली टाइप की थी, याद रखिएगा। और जो ये पाई जाती है ना, लोकेशन की बात करोगे तो लोकेशन पे लगभग है ना सारी प्रकार की फाइबर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जा सकती है मोस्टली केस में, याद रखना इस बात को, तो वहां पे स्पेसिफिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी प्रकार की कार्टिलेज होती है मेरे भाई आपकी फाइब्रस कार्टिलेज, ये आपकी कुछ स्पेसिफिक जगह पे पाई जाती हैं। फाइब्रस कार्टिलेज, रेशेदार रेशेदार उपास्थियां। ठीक है, फाइब्रस कार्टिलेज, रेशेदार उपास्थियां मेरे भाई, इनके अंदर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना, इनमें नहीं होती वो। दे हैव नो पेरिकॉन्ड्रियम, इनमें पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है। इनमें पेरिकॉन्ड्रियम जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है मेरे भाई, वो नहीं होती है। दूसरी बात, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं ये, जो तीनों प्रकार की कार्टिलेज अभी आपको बताऊंगा ना मैं, जो बता रहा हूं, उनमें स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। सबसे सबसे मजबूत उपास्थि होती है मेरे भाई। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं सर, सबसे मजबूत उपास्थियां होती हैं तीनों में से। अच्छा, इसलिए इनका यूज होता है जॉइंट पर, जो हमारी संधि है, जो जोड़ है ना हमारे शरीर में, जोड़ों पर, ये जोड़ों को मजबूती प्रदान करती हैं, उन्हीं के ऊपर पाई जाती है मेरे भाई। और मजबूत होने के पीछे इनमें होता है कोलेजन फाइबर, होता है व्हाइट कोलेजन फाइबर, सबसे मजबूत होते हैं, उसके कारण ये मजबूत होते हैं। दे हैव व्हाइट कोलेजन फाइबर, इनमें सफेद इनमें सफेद कोलेजन तंतु होते हैं मेरे भाई। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, सफेद कोलेजन तंतु होते हैं,
उन्हीं के कारण इनको मजबूती मिलती, जोड़ों पे पाई जाती, जैसे हमारा घुटने वाला जोड़ है, डिस्क वाला जोड़ है मेरे भाई, इन सब जगह पे ये पाई जाती है। तीसरी प्रकार की कार्टिलेज, उनको बोलते हैं इलास्टिक कार्टिलेज मेरे भाई। इलास्टिक इलास्टिक कार्टिलेज, प्रत्यास्थ प्रत्यास्थ उपास्थियां जिनको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इलास्टिक कार्टिलेज या प्रत्यास्थ उपास्थियां बच्चे जिनको कहा जाएगा सर, इनमें क्या होता है, ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं एक्चुअली में, हमारे फ्लेक्सिबल जगह पे मिलेंगी पक्का। तो दे आर फ्लेक्सिबल, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। प्रत्यास्थ होती हैं, थोड़ी बहुत मजबूत होती हैं क्योंकि इनके अंदर येलो कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं, वो ज़्यादा मजबूत नहीं होते बट होते हैं, येलो कोलेजन फाइबर, ठीक है भाई। पीले पीले कोलेजन तंतु मेरे भाई इनमें आपको देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। वाइट कोलेजन फाइबर या पीले कोलेजन तंतु आपको इनके अंदर देखने को मिलते हैं। चलिए मेरे भाई, बात समझ में आ गई होगी, ये 3 प्रकार के आपके कार्टिलेज होती हैं, क्या काम है वो भी देख लिया होगा, कौन से प्रोटीन से, कौन सी सेल से। तो ये कार्टिलेज के विषय में आपको कुछ बातें हैं जो भविष्य के लिए याद रखनी पड़ेंगी। ओके सर, अब आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, आ जाओ फिर। अब आते हैं बोन्स के विषय में, जो हमारी मेन चीज हमें पढ़नी है, बोन्स या अस्थियां। बोन्स या बच्चे जिनको हम लोग कहेंगे सर अस्थियां, ठीक है। बोन्स या बोलें तो अस्थियां जिनको कहेंगे आप लोग। बोन्स की अगर बच्चे हम बात करें तो सर सामान्य केस में ये 2 प्रकार की चीजों से बनी होती हैं, एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है बच्चे, और एक दूसरे होते हैं कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट। इनऑर्गेनिक साल्ट या अकार्बनिक लवण। इनऑर्गेनिक साल्ट बच्चे या सर अकार्बनिक लवण इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तो प्रोटीन और एक इनऑर्गेनिक साल्ट, बोले तो अकार्बनिक लवण। प्रोटीन कौन सा होता है बच्चे, ओसीन नाम का प्रोटीन होता है, ओसीन नाम का, और समथिंग समथिंग 38% के आसपास ये होता है ओसीन प्रोटीन। बाकी 62% में इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, लगभग कार्बोनेट। कौन कौन से साल्ट होते हैं मुख्य तौर पे, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट या फॉस्फेट होते हैं मेरे भाई 62%। ये 2 प्रकार की मुख्य चीजें होती हैं जिनसे मिलकर के ये बना होता है मेरे भाई। टोटल बॉन्ड्स की संख्या अगर आप देखोगे तो चाइल्ड के अंदर, बच्चों में लगभग 300 प्लस आपको बतानी पड़ेगी, और अडल्ट के अंदर तो फिर आप जो संख्या बोलते हो वो है ही 206 बोलते हो आप लोग, वो ठीक है, लगभग 206 होती हैं, और चाइल्ड में 300 से ज़्यादा होती हैं। बड़ा जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता है ना तो उसकी कुछ बोन्स आपकी जुड़ जाती हैं बच्चे, और जुड़ करके कई बोन्स सिंगल बोन्स का निर्माण कर देती हैं, इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं।
ठीक है। ओके सर, इसके बाद आ जाओ फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करें तो अब ये जो बोन्स है ना हमारे शरीर में, बोन्स का जो सिस्टम है, जो बोन्स से मिलके तंत्र तंत्र बच्चे बना हुआ है हमारी बॉडी का, ये सिस्टम मेरे भाई दो प्रकार का होता है। ये सिस्टम मेरे भाई दो प्रकार का होता है जो बोन्स से मिलकर के हमारी बॉडी, हमारे शरीर में बना हुआ है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड बच्चे। चलिए, दो प्रकार का सिस्टम बना होता है बच्चे हमारी बॉडी, हमारे शरीर के अंदर। पहला मतलब ये लगा लो कि यार ये बोन्स से जो बना हुआ ढांचा है ना हमारे शरीर के अंदर, अस्थियों से जो बना हुआ ढांचा अपनी बॉडी के अंदर है, ये दो भागों में बटा हुआ है। एक पार्ट होता है जिसको आप लोग बोलते हो एक्सियल, एक्सियल यानी अक्षीय बोलते हो बच्चे जिसको आप लोग। और दूसरा होता है सर अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर यानी उपांगीय। ठीक है, अपेंडिकुलर या उपांगीय। एक्सियल, अपेंडिकुलर। एक्सियल मतलब मेन एक्सिस जो है हमारी बॉडी के अंदर, जो अस्थियों से बना हुआ मेन एक्सिस है बच्चे, वो मेन एक्सिस उसको एक्सियल बोलते हैं। और उस मेन एक्सिस के साथ में जो उप अस्थि मतलब जो दूसरी सॉरी उपांगीय मतलब उप अंग, मतलब जो मेन हिस्से से जुड़े हुए अंगों में बोन्स हैं। जैसे देखो, मेन एक्सिस किसको मानते हो? ये खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसलियां, चेस्ट में जो स्टर्नम होती है, ये मेन एक्सिस है। इसके साथ हाथ वाली अस्थियां, पैर वाली अस्थियां जुड़ी हुई हैं। तो हाथ पैर वाली हैं, ये अपेंडिकुलर हिस्सा बोला जाता है। और जो मेन एक्सिस है, खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी वगैरह, ये हमारा एक्सियल हिस्सा बोला जाता है। बच्चे याद रखना इस बात को, ठीक है। ओके सर, ये जो एक्सियल होता है ना प्यारे बच्चे, इसमें कुल मिलाकर के 80 बोन्स होती हैं, 80 अस्थियां होती हैं। और जो अपेंडिकुलर होता है, इसमें लगभग 126 बोन्स होती है मेरे भाई। अभी लिखूंगा सभी को मैं, ये 80 कहाँ कहाँ है, किस प्रकार से फैली हुई है, वो सारी बातें लिखेंगे हम लोग। और ये 126 कैसे हैं, कितने भाग में बटी है, नाम क्या है, सब पढ़ेंगे अभी। वैसे मैंने बस क्लासीफाई किया कि भाई ऐसे ऐसे होता है। अभी इन सारी चीज़ों को बच्चे मैं आपको लिख के बताऊंगा, ठीक है। चलिए सर, लिख के देखा जाए तभी सारी चीज़ें हमारी कवर हो पाएंगी सर। लिख के देखेंगे तभी कवर हो पाएंगे सर हमारी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बताओ एक बार जरा मुझे। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। चलिए, देखो भाई, जो हमारा एक्सियल वाला हिस्सा है, अक्षीय हिस्सा है, एक्सियल वाला हिस्सा जो बच्चे हमारे पास में है सर, अक्षीय हिस्सा, इसमें क्या क्या शामिल है? एक तो इसमें बच्चे मुख्य तौर पे शामिल है हमारी स्कल,
स्कल यानी खोपड़ी सर। एक तो हमारे शामिल है स्कल यानी खोपड़ी, खोपड़ी के बाद में दूसरी चीज यहां पे शामिल है वर्टिब्रल कॉलम। जो प्यारे बच्चों हमारी रीढ़ है, वो रीढ़ की हड्डी जो है वो। तीसरी चीज शामिल है इसमें रिब्स, रिब्स या सर पसलियां। और चौथी चीज जो है मेरे भाई वो शामिल है सर स्टर्नम। पुरोस्थी। ठीक है, पुरोस्थी। चार चीजों के मेल से बना हुआ है ये प्रोग्राम अपना। जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हम बोलते हैं ना, वो इन चार प्रकार की जो बोन्स हैं, चार प्रकार की अस्थियां हैं, इनके कॉम्बिनेशन से जो सिस्टम हमारा बना हुआ है उसको हम बोलते हैं एक्सियल, यानी सर अक्षीय कहते हैं उसको। खोपड़ी, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी, पसलियां आप जानते हो, और पसलियां जहां से निकलती हैं ये बीच में एक बोन होती है, उसको हम कहते हैं स्टर्नम। तो इन सब से निकला हुआ है मेरे भाई ये, इन सब से निकल के आपको ये दिखाई देगा। ओके सर। अब खोपड़ी जो है ना मेरे भाई, इसमें बोन्स की संख्या अलग होती है सर। सामान्यतः हम लोग इसमें 29 बोलते हैं, समटाइम आपको 28 भी लिखा हुआ मिल सकता है। वो बताऊंगा क्यों 28 लिखा मिलता बुक्स में और क्यों 29। आंसर दोनों ही सही हैं, पूछने के तरीके पे डिपेंड कर सकता है कि आपको कौन सा आंसर देना, बाकी 29 ज्यादा सही होता दोनों ऑप्शन में हो तो। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर यहां पे भी आप दो आंसर दे सकते हो, 26 भी आंसर दिया जा सकता है और 33 भी दिया जा सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए अडल्ट के केस में, तो अडल्ट के केस में बच्चे 26 जवाब देना पड़ेगा। आपसे पूछा जाए अगर चाइल्ड के केस में, तो 33। रिब्स की अगर हम बात करें, तो रिब्स के केस में मेरे भाई आप सभी जानते हैं 24 आपको बताना होता है, 24 या 12 जोड़ी। और उरोस्थी के केस में आप बोलेंगे तो एक उरोस्थी होती है। ठीक है, तो काउंट करके देख सकते हैं आप सभी को 80 बोन्स होनी चाहिए। 24 और एक 25, 25 और 26 51, 51 और 29 जोड़ोगे तो 80 आपके पास हो गई बच्चे। ठीक है, टोटल 29 आपके पास, टोटल 80 बोन्स हो गई सर ये। ठीक है ना। ओके सर, तो ये 80 बोन्स की आप लोगों को बातें याद करनी पड़ेंगी। अब आइए देख लेते हैं इन 80 बोन्स के विषय में सभी बातें कहाँ क्या क्या नाम से होती हैं। पहले आते हैं स्कल वाली पे, खोपड़ी वाली पे। स्कल में जो होती है, स्कल वाली में, खोपड़ी वाली मेरे भाई। तो खोपड़ी के अंदर जो ये हमारा हिस्सा है ना, बालों वाला हिस्सा, इसको कहते हैं क्रेनियम, कपाल कहते हैं इसको। खोपड़ी में जहां जहां ये बाल उगे हुए हैं ऊपर, हमारे सिर वाला जिसको आप सिर बोलते हो, ये वाला हिस्सा, इसको कपाल कहते हैं। यहां पर 8 बोन्स हैं,
इसके अंदर बच्चे 8 अस्थियां होती हैं। और उसके बाद फिर हमारा आता फेस। फेस में जो अस्थियां हैं, फेस में कितनी है बच्चे? फेस में होती हैं सर 12 बोन्स। ठीक है, फेस में होती है सर 12। फिर हमारे ईयर्स, यानी कान, कान में होती है सर 6, दोनों में मिला करके 6 बोन्स होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं, एक स्टेपीज, एक इनकस, और मेरे भाई एक होती है सर मेलियस। स्टेपीज, इनकस और मेलियस 3 प्रकार की होती हैं, दो दो होती हैं दोनों कानों में, 2 स्टेपीज, 2 इनकस, 2 मेलियस। स्टेपीज तो हमारी पूरी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। ठीक है, और फिर एक होती है हमारे थोरासिक, जिसको हाइड बोन बोलते हैं जिसको, एक होती हॉइड। यानी गले में। तो गले वाले को काउंट करके देखो, 12 और 6 18 और 8 26, और एक सॉरी ये 14 थी भाई, मैंने 12 लिख दिया, ये 14 थी। 14 और 8 22 और 6 28 एक 29। अगर देखो कई बार क्या होता है कि गले की जो अस्थि है ना, उसको शामिल नहीं किया जाता। कई बार हम ऐसा बोल देते हैं कि गले की अस्थि, गले में जो अस्थि उसको शामिल नहीं किया जाता है मेरे भाई, अक्सर ऐसा होता है। तो 28 बोलोगे, लेकिन बोल दे एग्जामिनर कि गले के अस्थि को शामिल करके बताओ, तो फिर 29। लेकिन कई बार नहीं भी बोलता, तो टोटल बोलता कि हमारी खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो भी अगर ऑप्शन में 28 और 29 दोनों ऑप्शन, तो 29 को ही चूज करना मेरे भाई। स्पेशली बोले कि गले की हटा के, गले वाली अस्थि को हटा के स्पेशली आपसे कोई ऐसी टर्म्स का यूज करे ना, तब आप लोग ऐसा कह सकते हो कि हाँ भाई, फिर आप 28 बोलोगे, नहीं तो प्रेफरेंस 29 को ही देना है। तो ये हमारी खोपड़ी में टोटल बच्चे मैंने आपको बता दी, याद रखिएगा इसको। इसके बाद फिर आती बारी वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो। रीढ़ की हड्डी की बात करें बच्चे, रीढ़ की हड्डी शुरू होती है हमारी गर्दन से, और जा करके बिल्कुल डिस्क वाला जो जॉइंट है ना, बिल्कुल डिस्क का जॉइंट जो आपका, वहां पे खत्म होती है रीढ़ की हड्डी। और ये एक हड्डी नहीं है, इसे छोटे छोटे छोटी छोटी बहुत सारी हड्डियों से बनी है। तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन गर्दन में है, तो गर्दन में जो रीढ़ की हड्डियां हैं छोटी छोटी, उनको अलग नाम देते हैं। चेस्ट के पीछे वाली को अलग नाम देते हैं, पेट के पीछे जो कमर पे, उनको अलग नाम देते हैं। तो ऐसे कई भागों में हमने इनको बांट रखा है। सबसे पहले आती है मेरे भाई सर्वाइकल, जिनको हम लोग कहते हैं। सबसे पहले आती है मेरे भाई सर्वाइकल या गर्दन में सर। ठीक है, गर्दन में कितनी होती है सर? 7 होती है, इनको सर्वाइकल कहते हैं। इन 7 में से जो फर्स्ट सर्वाइकल है ना, उसका नाम याद रखना, उसको बोलते हैं एटलस। सेकंड वाली को बोलते हैं मेरे भाई एक्सिज। ध्यान रखना, ये पहली दो इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल मतलब जहां से हमारी हड्डी शुरू होती है, तो पहली एटलस, दूसरी सर्वाइकल। सर्वाइकल के बाद में जो सर्वाइकल में 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, फिर हमारे जो चेस्ट के पीछे वाली शुरू होती हैं, उनको बोलते हैं थोरासिक, वक्स, थोरासिक। ये होती है 12 मेरे भाई। थोरासिक के बाद में फिर कमर में जो होती है लंबर,
यानी कमर वाली जो होती है ये होती है 5। और फिर उसके बाद में सैक्रम, कमर से थोड़ी नीचे, ट्रिक जिसको हम बोलते हैं, ये भी होती हैं 5। और फिर सबसे नीचे बिल्कुल डिस्क तक जो होती है कोक्किक्स, जहां पे हमारी टीडी खत्म होती है, अनुत्रिक बोलते हैं बच्चे इनको, ये होती है सर 4। कुल मिलाकर के देख लो, 4 10 14 और 12 26 और 7 33 होती हैं अडल्ट में, लेकिन सॉरी चाइल्ड में। लेकिन जब हम अडल्ट होते हैं ना, तो अडल्ट होते होते ये 5 जो हैं, ये 5 जुड़ के 1 बन जाती हैं, ये 4 जुड़ के 1 बन जाती है, जुड़ के 1 बन जाती हैं, तो 9 की 2 हो जाती है, 7 कम हो जाती हैं, इसलिए फिर हम बोलते हैं 26 हैं बच्चे। इनके नाम जो है ना, नाम जैसे थोरासिक हैं 12 हैं, तो इनके नाम आप लोग ऐसे लिखते हैं T1 T2 ऐसे करते करते, मतलब ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है ना। और हमारी बुक्स में या कहीं भी क्वेश्चन भी आएगा तो भी ऐसे लिखेंगे, T1 T2 ऐसे लिखा जाता है ना। L1 L2 L3 ऐसे, ध्यान रखिएगा इस बात को। L1 L2 ऐसे लिख सकता, हो सकता कभी आपसे आपके सामने पूरा नाम ना भी लिखे तो ऐसे लिखा मिल सकता, आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। फिर बच्चे वर्टिब्रल कॉलम के बाद में, रीढ़ की हड्डी के बाद में फिर आती है हमारे पास में रिब्स, पसलियां और एक स्टर्नम। देखो हमारी चेस्ट में कैसे स्टर्नम होती है, सारी पसलियां इसी से निकलती हैं। और एक बैक साइड में ऐसे ही बैक साइड में हमारे शरीर के, मैं पीछे की बात करूं तो बैक साइड में मेरे भाई क्या होता है, हमारे बैक साइड में रीढ़ की हड्डी भी है। तो कुछ पसलियां तो ऐसी होती हैं, कुछ पसलियां ऐसी होती हैं मेरे भाई जो स्टर्नम से निकल के और रीढ़ की हड्डी के साथ में जुड़ जाती हैं, स्टर्नम से निकल के और रीढ़ की हड्डी के साथ में जुड़ी होती है। मतलब कुछ पसलियां ऐसी होती हैं जो रीढ़ की हड्डी और स्टर्नम दोनों से कनेक्ट होती है, दोनों मतलब जोड़े में, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, ऐसे 7 पेयर होते हैं। यानी 14 पसलियां ऐसी हैं जो आगे से स्टर्नम से निकली, पीछे जाकर के रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ गई। 14 होती है मेरे भाई, ये 14 रिब्स होते हैं, 7 जोड़ी होती हैं, और इन्हीं को कहा जाता है ट्रू रिब्स। मुख्य पसलियों के नाम से बच्चे ये जानी जाती हैं, ट्रू रिब्स या मुख्य पसलियां। और कुछ होती हैं बच्चे जो स्टर्नम से निकलती जरूर हैं, लेकिन वो जा करके दूसरी पसलियों के साथ में जुड़ जाती हैं, रास्ते में ही साथ में दूसरी पसलियों के साथ जुड़ जाती हैं। ऐसे वो जा करके रीढ़ की हड्डी से नहीं जुड़ती। ऐसी होती हैं 3 जोड़ी, 6 रिब्स होती हैं, 6 पसलियां होती हैं, और इनको कहते हैं फाल्स रिब्स। फाल्स रिब्स या गौण पसलियां कहा जाता है, गौण पसलियां कहा जाता है। 6 होती है इनकी संख्या। कुछ होती हैं बच्चे जो यहां से निकलती कहीं नहीं जुड़ी होती हैं, फ्लोट कर रही हैं खुली, ये होती हैं 2 जोड़ी, यानी 4 रिब्स ऐसी होती हैं ये, इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स या सर इनको चाल्य पसलियों के नाम से जाना जाता है। चाल्य पसलियां मतलब फ्लोट कर रही खुली। हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये व्यवस्था होती है। अब देखो ये ऊपर वाली, हम भी ऊपर से फ्लेक्सिबल कहाँ हैं, हम फ्लेक्सिबल नहीं है, बिल्कुल पैक हैं। फ्लेक्सिबल थोड़ा नीचे से, यहां से मुड़ सकते हैं, ऊपर से मुड़ के दिखाओ और सीधे हो जाओ तो मुझे बता देना। थोड़े नीचे से मुड़ सकते हैं बच्चे, क्यों? क्योंकि नीचे ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती हैं आपकी है। चलो भाई, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो ये हमने एक्सियल पढ़ा है, अभी अपेंडिकुलर देखेंगे, हाथ पैर में भी काउंट करेंगे सारी बोन्स को। तो आज यहां तक रखते हैं बच्चे, अगली क्लास में इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद भाई।